फर्स्ट ईयर क्लास हम लोग संयोजी ऊतक के बारे में अपनी लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे। संयोजी ऊतक जिसके बारे में आपको पहले बताया गया कि संयोजी ऊतक का जो वर्गीकरण है वो वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और संवहनीय ऊतक के रूप में है। वास्तविक संयोजी ऊतक जिसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक लेते हैं कंकालीय ऊतक। कंकालीय ऊतक विशेष प्रकार का सघन संयोजी ऊतक सभी कशेरुकी जंतुओं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यह ऊतक एक दृढ़ यानी मजबूत अंतःकंकालीय ढांचा बनाता है जिसके माध्यम से शरीर को एक आकृति मिलती है, अंगों को सहारा मिलता है, दृढ़ता पेशियों द्वारा गति को सहारा मिलता है। इसमें आंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स काफी सारा भरा होता है। हमारा कंकालीय ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार का है, जिसे हम उपास्थि या कार्टिलेजिनस और अस्थि यानी कि बोन दो भागों में बांट देते हैं। तो हमारा जो कंकालीय ऊतक है वो मेनली अवलंबन सहारा देने का काम करता है। उपास्थि या कार्टिलेजिनस, अस्थि यानी कि बोन्स। किसी भी जीव की संरचना में उसके कंकाल का निर्माण उपास्थि और अस्थि के द्वारा ही होता है। उपास्थीय ऊतक मजबूत परंतु लचीला, इसमें बहुत अधिक तनाव और दबाव को सहन करने की क्षमता होती है। जो निम्न कैटेगरी के प्राणी हैं उनका कंकाल उपास्थि निर्मित होता है, लेकिन उच्च कशेरुकी जिन्हें हम विकसित प्राणी कहते हैं, भ्रूण का कंकाल ही इस ऊतक द्वारा निर्मित होता है। वयस्क अवस्था में यानी जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, वयस्क अवस्था आने पर यह ऊतक लैरिंक्स, ट्रैकिया, श्वासनाल और आर्टिकुलर फैसेट्स यानी कि संधि तलों पर ही पाया जाता है। लैरिंक्स या लिंगवा जो हमारे गले के निचले भाग में मौजूद है, ट्रैकिया यानी कि श्वासनाल, श्वासनलिका और संधि तलों पर मौजूद है। प्रत्येक उपास्थि की बाह्य सतह पर एक महीन रक्षक आवरण है जो एक मजबूत तंतुमय झिल्ली का बना होता है। इसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। उपास्थि के आंतरकोशिकीय पदार्थ में कुछ अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड, लोचयुक्त, लचीले लेकिन पारदर्शक, जिनके आर पार देखा जा सके पदार्थ मौजूद रहता है। यह जेली जमान कॉन्ड्रिन या कॉन्ड्रोम्यूकाइड नामक ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। इसमें कोलेजन फाइबर्स का एक जाल फैला रहता है जो इस जेली जैसी संरचना को दृढ़ यानी कि मजबूत बनाता है। एक एग्जाम्पल लें, अगर हम गोंद लें और गोंद में धागों की बहुत सारी कतरन या प्लास्टिक की बहुत सारी कतरन को मिलाकर उसे एक किसी चीज़ में मिक्स करके उसे किसी सतह पर फैला दें तो वो सामान्य गोंद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगा। तो उपास्थि का निर्माण भी इसी प्रकार का है। उपास्थि जिसमें कॉन्ड्रिन यानी एक प्रकार की प्रोटीन और उस प्रोटीन के साथ बहुत सारे फाइबर्स
मिलकर उपास्थि को दृढ़ और मजबूत बनाते हैं। उपास्थि के मैट्रिक्स में बहुत सारी छोटी गोल अंडाकार कोशिकाएं मौजूद रहती हैं, जिन्हें हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक कार्टिलेज कोशिका के चारों ओर द्रव से भरी हुई थैलियां होती हैं, जिन्हें रेक्टिकाएं, गर्तिका या लेक्यूना कहा जाता है। प्रत्येक लेक्यूना में कॉन्ड्रिन बनाने वाली एक कॉन्ड्रोसाइट मौजूद होती है। तो जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं, ये मेनली कॉन्ड्रिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से यह प्रक्रिया वृद्धि विकास काल तक चलती रहती है और उपास्थि का निर्माण पूरा होता है। उपास्थि के निर्माण में जो भी वृद्धि प्रक्रिया चलती है, उसे अंतराली वृद्धि कहते हैं। अब बारी आती है अस्थि यानी कि बोन्स। बोन्स यानी अस्थि, ये भी एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। यह केवल कुछ प्रकार की मछलियों के अतिरिक्त बाकी सभी कशेरुकी प्राणियों में शरीर का ढांचा या अंतःकंकाल निर्मित करता है। मैंने आपको इसकी थ्योरी पहले दी थी ताकि उसे लिखकर इस क्लास में जो आपको बताया जा रहा है उसे आप समझ सकें। एक स्तनधारी की अस्थि संरचना किसी मेढक या किसी अन्य कशेरुकी प्राणी से भिन्न होती है। मेढक की अस्थि में रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, टेलिऑस्टियम, अस्थि मज्जा तक ही सीमित होती है। लेकिन स्तनियों की अस्थियां मेढक की अपेक्षा काफी मोटी। तो स्तनियों में जो निर्माण प्रक्रिया है, उसमें नलिकाओं का निर्माण होता है सबसे पहले, जिन्हें हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। आपने चित्र के माध्यम से इन हैवर्सियन नलिकाओं को देखा होगा, यदि आपने अपना कार्य किया होगा और चित्र बनाया होगा। हैवर्सियन नलिकाएं मुख्य अक्ष के समांतर रहती हैं और इनसे बहुत सी तिरछी नलिकाएं आपस में जुड़ती हैं। इन नलिकाओं को वॉकमैन कैनाल कहते हैं। इन नलिकाओं में रुधिर वाहिनियां होती हैं जो अस्थि तक रुधिर को पहुंचाती है। पूरी संरचना को हैवर्सियन तंत्र या ऑस्टियन कहते हैं। अस्थि का निर्माण मुख्य रूप से एक गुहा के इर्द गिर्द होता है, जिसे अस्थि गुहा कहते हैं। इस गुहा में गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। सभी लंबी और बड़ी अस्थियों की खोखली गुहा में अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा पीत अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा के प्रारूप की होती है। भ्रूण में और नवजात शिशुओं में केवल लाल मज्जा होती है। इस तरह की मज्जा अस्थियों के शाफ्ट में नहीं पाई जाती, बल्कि खोखले भागों में पाई जाती है। किसी हड्डी के ऊपरी भाग को, जिसे हम शैफ्ट कहते हैं, ये शैफ्ट किसी दूसरे अवयव से जुड़ता है। तो अगर इस हड्डी को काटा जाए तो अंदर आपको एक खोखली गुहा मिलेगी। इस खोखली गुहा में बोन मैरो भरा होता है। वयस्क अवस्था में इस लाल मज्जा का कुछ भाग येलो बोन मैरो में भी कन्वर्ट होता है
इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, फैट सेल्स यानी वसा कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियां भी होती हैं। अस्थि के निर्माण यानी बनने की प्रक्रिया को अस्थि भवन या अस्थि जनन कहते हैं। ये दो अवयवों का मिला जुला प्रारूप है। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जिन्हें अस्थि कोरक कोशिकाएं कहते हैं, वो मैट्रिक्स या ओसीन का स्राव करते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जमाव होता है, जिससे अस्थि कठोर होती है। सभी अस्थियों की ऊतकीय संरचना एक जैसी है। भ्रूणीय परिवर्धन में यह मीजोडर्मी कलाओं से उत्पन्न है। इस आधार पर अस्थियां दो श्रेणी की हो जाती हैं, कलाजात अस्थि और उपास्थि-जात अस्थि। कलाजात अस्थि सिर की हड्डियां, चपटी हड्डियां, कंधे की अंश मेखला यानी क्लेविकल और उंगलियों के छोर यानी सबसे किनारे पर पाई जाने वाली हड्डी, ये सभी हड्डियां कलाजात या सन्निवेशी। उपास्थि-जात अस्थियां जो उत्पत्ति में पहले उपास्थि के जैसी होती हैं और बाद में अस्थि के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो चूंकि इनका उद्गम या प्रारंभ उपास्थि निर्माण जैसी प्रक्रिया से हो रहा था, इसलिए इन्हें उपास्थि-जात अस्थियां कहते हैं। इस प्रकार की जो निर्मित अस्थियां हैं, जो इन उपास्थि वाले अवयवों से बनती हैं, उन्हें प्रतिस्थापी अस्थियां कहते हैं। तो कंकालीय ऊतक, जो कि संयोजी ऊतक का भाग है, मुख्य रूप से उपास्थि और अस्थि में वर्गीकृत है। और उपास्थि और अस्थि किसी निम्न श्रेणी के जंतु अथवा किसी उच्च कशेरुकी जंतु में उसके कंकालीय ढांचे या संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अवयव है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी वास्तविक संयोजी ऊतक के ही एक भाग तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें रुधिर और लसिका जैसे दो महत्वपूर्ण भाग आते हैं।